गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के ऊपर में। तो चलिए कोशिका को पहले देख लेते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं यथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादपों एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाएं तथा श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स यानी क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने वर्ष 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटॉन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। गोल्जी बाय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। देखिए, आत्महत्या की थैली कौन सी है? लाइसोसोम। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का
नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं की जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XY XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन इतने प्रश्न कर लेंगे तो हमारा जो है ना मतलब काम चल जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो देखिए नाभिक के अलावा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। IAS प्री 2001 का प्रश्न है ये। देखिए नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किया था। देखिए फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में ही डीएनए की खोज कर ली थी। सोचिए कितना आगे जो है साइंटिस्ट जो है वो उस ज़माने में सोच रहे थे। आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। तो विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, ये सही है। पादप विषाणु यानी वायरॉइड्स अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि सिर्फ पोषी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA या RNA पाया जाता है जो कि द्विबलीय यानी डबल स्टैंडर्ड DS या वलयक यानी सिंगल स्टैंडर्ड SS होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन अनावरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत ये छोड़िए है ना, कथन सही नहीं है, ये काम का नहीं है, इतना ही हमने देखा। साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं तो ये होते हैं 46, 23 माँ से और 23 पिता से प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें जो 23 प्लस XX जो है ना ये होता है महिला में और 23 प्लस XY होता है पुरुषों में। जो जनन कोशिकाओं का भी मैंने कैलकुलेशन बताया, जो एक पुरुष के जनन कोशिका में 22 प्लस XY होता है पुरुष के जनन कोशिका में और महिला के जनन कोशिका में होता है 22 प्लस XX। और बाकी देख लेते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 23 जोड़ी पाई जाती है। पुरुषों में यानी पुरुषों के नॉर्मल सेल में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है तो ये क्या है, तो 22 है, ठीक है ना।
मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो देखिए गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या हम 23 बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। 23 है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 + 23 46, वो जो नॉर्मल सेल है उसमें 46 होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो यह उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो यह उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो देखिए छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें होता क्या है ना, जैसे गर्मी बढ़ती है या घटती है उसके अनुसार से इनमें जो है मेल या फीमेल होने का कॉन्सेप्ट आता है। सभी में ये, मगरमच्छों में भी यही होता है। जितने भी बड़ी छिपकली है, छोटी छिपकली है, सब में यही कॉन्सेप्ट है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो देखिए कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है ना। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो देखिए ये होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को, अभी अभी हमने देखा है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो ये झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है ना, तो दोनों से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन जो 1972 में हुए द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, देखिए सबसे अधिक किसकी भूमिका है, तो ये भूमिका है अंतःद्रवी जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। आगे देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला में से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल यानी वर्क बेंचेज होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो ये बनती है तिल्ली में। तिल्ली को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्प्लीन बोलते हैं क्या, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा विस्तार से उसको समझ लेते हैं। तो लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों तिल्ली थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं। अब देखिए स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं, ठीक है। जो सही है सीधा उनको देखते हैं, बाकी समय दिमाग नहीं खराब करना।
तो देखिए, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तथा स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। यह है स्तंभ कोशिका का मामला। और है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये 3 और 4 दोनों ही सही हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं और वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी व्यवस्था से उत्पन्न होती है, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिसमें कि भ्रूण या बीजपुटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकें। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? देखिए, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है, ठीक है ना। जो सत्य है उसको देखें। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, बिल्कुल सत्य है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, बिल्कुल ये सब सही है। चलिए थोड़ा और भी विस्तार से इसको देख लेते हैं। स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल्स एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसे स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती है। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। ये कहते हैं एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों यानी ऑर्गेन्स के प्रति विकास यानी इन्वोल्यूशन के समय होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो यह है क्रेब्स चक्र। आगे देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। इस चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने वर्ष 1937 में की थी। तो चलिए, अब यहीं तक था ये चैप्टर। और अगर कुछ ऐसा लग रहा हो बायोलॉजी में कि कम समझ में आ रहा है या बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, दोबारा सुन लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार सुन लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आया, तब कमेंट करिए, ठीक है। ये इसमें कुछ नाम अजीब से लग सकते हैं कई बार, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 बार इसको सुन लीजिएगा तो ये फिर आपका अपना आप हो जाएगा। पहले नॉर्मल स्पीड में सुनिए, फिर 1.5x पे सुनिए, फिर 2x पे सुन लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। याद करने का कोई और शॉर्टकट या और कोई तरीका नहीं है। अभी के लिए इतना ही। मैं एक्स्ट्रा बातें क्लास के बीच में नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से रिवाइज कर सकें। जैसे क्लास के बाद कुछ भी बोला उसको आप स्किप कर सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।